नमस्कार। जमींदारों का अत्याचार, अंग्रेजों की गलत नीतियां और अपनी ही जमीन बचाने का संघर्ष। आज हम बात करेंगे भारत के उन प्रमुख किसान आंदोलनों की जिन्होंने इतिहास बदल दिया। और हाँ, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। तो इसीलिए आज हम बहुत ही सरल भाषा में कवर करेंगे भारत के किसान आंदोलनों और प्रमुख विद्रोहों की पूरी कहानी, उनकी शुरुआत से लेकर उनके असर तक। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले जानेंगे कि ये विद्रोह हुए क्यों, फिर बंगाल के शुरुआती विद्रोहों पर नजर डालेंगे, उसके बाद गांधी जी की लीडरशिप में हुए सत्याग्रह को समझेंगे, फिर कुछ दूसरे जरूरी आंदोलनों को देखेंगे और आखिर में इन सब का नतीजा क्या निकला, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसान अपनी जमीन छोड़कर सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए क्यों? इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस और गंभीर वजहें थीं। देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, किसानों पर सीधा अत्याचार हो रहा था। जमींदार बहुत ज्यादा लगान वसूलते थे और जब मन चाहा उन्हें जमीन से निकाल देते थे। दूसरी वजह, अंग्रेजों ने भारत के छोटे मोटे उद्योगों, खासकर हस्तशिल्प को खत्म कर दिया, तो बेचारे कारीगर भी खेती करने लगे, जिससे जमीन पर बोझ और बढ़ गया। और तीसरी, सबसे अहम बात, अंग्रेजी सरकार की पॉलिसी हमेशा जमींदारों और साहूकारों के हक में होती थी, किसानों के नहीं। तो इन सब वजहों की आग में जो पहली चिंगारी गिरी, वो गिरी बंगाल में। चलिए देखते हैं बंगाल के उन शुरुआती आंदोलनों को जिनका असर आगे चलकर पूरे देश पर होना था। नील विद्रोह की कहानी तो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ी। सोचिए, 1859 में बंगाल के किसानों ने बगावत शुरू की। सिर्फ 1 साल के अंदर 1860 में दीनबंधु मित्र का एक नाटक आया, नील दर्पण। इस नाटक ने किसानों के दर्द को पूरे देश के सामने रख दिया और इसका असर इतना जबरदस्त हुआ कि उसी साल नवंबर में सरकार को झुकना पड़ा, एक नील आयोग बनाना पड़ा और जबरदस्ती नील की खेती को गैर कानूनी घोषित करना पड़ा। लेकिन किसान आखिर नील उगाना चाहते ही क्यों नहीं थे? देखिए, 3 सीधी वजहें थीं। 1, उन्हें इसकी कीमत ना के बराबर मिलती थी। 2, ये कोई अनाज तो था नहीं कि उसे खा सकें। और सबसे बुरी बात, नील की खेती से उनकी जमीन की उपजाऊ शक्ति यानी उसकी जान ही खत्म हो रही थी। इस बड़े विद्रोह को जो लीडरशिप मिली, वो मिली दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास से। ये दोनों नाम जरूर याद रखिएगा। इन्होंने ही किसानों को एक साथ लाके इस आंदोलन को कामयाब बनाया। अब बात करते हैं तेभागा आंदोलन की, जिसकी मांग उसके नाम में ही छिपी है। देखिए, पहले सिस्टम ये था कि बटाईदार को अपनी फसल का आधा हिस्सा मतलब हाफ जमींदार को देना पड़ता था। किसानों ने कहा नहीं, हम सिर्फ 1/3 यानी तेभागा देंगे। और एक और बड़ी मांग थी कि फसल जमींदार के गोदाम में नहीं बल्कि किसान के अपने घर या खलिहान में रहेगी। ये अपने हक की बहुत बड़ी लड़ाई थी। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब महात्मा गांधी भारत आए तो किसान आंदोलनों को एक नई सोच, एक नई ताकत मिली। वो थी सत्याग्रह की ताकत। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसकी शुरुआत होती है बिहार के चंपारण सत्याग्रह से। ये तिनकठिया सिस्टम के खिलाफ था। अब ये तिनकठिया सिस्टम क्या था? बहुत सिंपल है। इसका मतलब था कि हर किसान को अपनी जमीन के हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील उगाना ही पड़ेगा। चाहे फायदा हो या जमीन बंजर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ठीक 1 साल बाद 1918 में गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह हुआ। यहाँ की कहानी तो और भी दर्दनाक थी। फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, पर अंग्रेजी सरकार लगान माफ करने के लिए तैयार ही नहीं थी। ये तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30%। 1928 में बारदोली में सरकार ने लैंड रेवेन्यू में एक झटके में 30% की भारी भरकम बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। आप सोच सकते हैं कि किसानों पर क्या बीती होगी। और इसी के खिलाफ शुरू हुआ बारदोली सत्याग्रह। लेकिन इस सत्याग्रह का नतीजा कमाल का था। वल्लभ भाई पटेल की जबरदस्त लीडरशिप में हुए इस आंदोलन ने सरकार को घुटनों पर ला दिया और 30% की ये बढ़ोतरी घटकर सिर्फ 6.03% रह गई। ये किसानों की एक बहुत बड़ी जीत थी। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, इसी आंदोलन की शानदार सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी और तभी से हम सब उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। तो गांधी जी के सत्याग्रह तो एक तरफ चल ही रहे थे, पर ऐसा नहीं था कि देश के बाकी हिस्सों में शांति थी। वहां भी किसान अपने हक के लिए, अपनी जमीन के लिए अलग अलग तरीकों से लड़ रहे थे। चलिए कुछ और आंदोलनों पर भी एक नजर डालते हैं। जैसे महाराष्ट्र का दक्कन विद्रोह। इसकी कहानी 3 सिंपल स्टेप्स में है। वजह,
लगान में सीधे 50% की बढ़ोतरी। एक्शन क्या लिया गया? किसानों ने हथियार नहीं उठाए, बल्कि साहूकारों का सोशल बाइकआउट कर दिया, मतलब उनसे लेन देन बातचीत सब बंद। और नतीजा? सरकार को दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पास करना पड़ा। फिर चलते हैं दक्षिण भारत, केरल के मालाबार इलाके में, जहां हुआ मोपला विद्रोह। ये मुस्लिम किसानों का एक बड़ा विद्रोह था, जो मुख्य रूप से हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश सरकार दोनों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ था। इसे अली मुसलियार ने लीड किया था। लगभग उसी समय 1921 में अवध के इलाके में हुआ एका आंदोलन। एका मतलब एकता। यहाँ मुद्दा था 50% से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया किराया, और इस आंदोलन को लीड कर रहे थे मदारी पासी। तो हमने इतने सारे आंदोलनों की बात की, बंगाल से लेके केरल तक और बिहार से लेके गुजरात तक। पर सवाल ये है कि इन सभी संघर्षों का आखिर हुआ क्या? क्या असर पड़ा इनका? चलिए अब इसका सार समझते हैं। तो चलिए एक नज़र में फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। नील विद्रोह बंगाल में, चंपारण बिहार में, खेड़ा और बारदोली दोनों गुजरात में, और मोपला विद्रोह मालाबार यानी केरला में। ये टेबल आपके एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन में बहुत काम आएगी। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, किसानों के संघर्ष की ये जो लंबी विरासत है, ये आज के भारत में भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि ये आंदोलन हमें आज के किसान मुद्दों को एक ऐतिहासिक नजरिए से देखने और समझने में मदद करते हैं। तो ये थी कहानी भारत के किसान आंदोलनों की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।